आईपीएल तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब हम करने वाले हर एक टीम का सीज़न रिव्यू। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा हर एक टीम की स्ट्रेंथ, हर एक टीम की वीकनेस और आगे जाके फ्यूचर प्लान्स क्या होने वाले हैं और कौन कौन से प्लेयर उस टीम को रिलीज़ करने चाहिए। आज अपन करने वाले हैं बॉटम 5 टीम की बात, कल करेंगे अपन टॉप 5 टीम की बात और ऐसे 10 टीमों की बात ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है, लेकिन अभी इन टीमों की बात करते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन 10वें नंबर की टीम, जो है भाई अपनी लखनऊ सुपर जायंट्स। काफ़ी ज़्यादा बर्बाद क्रिकेट खेला है, काफ़ी ज़्यादा बर्बाद टीम की तरह खेला है। इनको ज़्यादा ढंग का करा नहीं है इन्होंने। लेकिन अब बात करते हैं कि रिलीज़ की, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहला रिलीज़ जो इनका होना चाहिए कि इनको अब्दुल समद को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 4.5 करोड़ में ऑलमोस्ट लिया है इन्होंने 4.2 करोड़ में, तो बहुत महंगा है। या तो वापस बायबैक कर लेना, लेकिन सस्ते में मिलेगा ऑफकोर्स, 4.5 में कोई नहीं जाने वाला समद के लिए, या फिर छोड़ देना। दूसरा प्लेयर जो मैं चाहता हूँ छोड़ दे वो है आवेश खान, क्योंकि आवेश खान को इन्होंने 9.75 करोड़ में ले रखा है। बहुत महंगा पिक है और फालतू पैसा दे रहे हैं इसको, क्योंकि परफॉर्मेंस धक्के भर की भी नहीं आ रही है भाई इस बंदे की। तो इसको भी रिलीज़ कर दो, या तो सस्ते में खरीद लो या फिर छोड़ दो। तीसरा पिक है जो मैं बोलूँगा बायबैक कर लेना, वो है भाई अपना मयंक यादव। देखो मयंक यादव टैलेंटेड है, पेस फेंकता है, बहुत तेज़ बॉलर है। 11 करोड़ का है, लेकिन यार 11 करोड़ बहुत ज़्यादा है मयंक यादव के लिए। पर्स फ्री करने के लिए इसको भी थोड़ा रिलीज़ कर दो और ये ऑक्शन में सस्ते में खरीद लो। इसको छोड़ना मत, लेकिन इसको रिलीज़ करके वापस खरीद लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगा है। एंड नंबर 4, द ऑब्वियस पिक ऑफ दिस आईपीएल 2026, ऋषभ पंत। भाई ऋषभ पंत को भी छोड़ दो यार, 27 करोड़ में बायबैक करना है कर दो, क्योंकि अब तो गारंटीड है कि कोई भी टीम ऋषभ पंत को 27 करोड़ कतई नहीं देने वाली। मतलब भूल के भी ऋषभ पंत 10 करोड़ के ऊपर भी चल जाएगा ना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो 100% रिलीज़ कर दो ऋषभ पंत को, बायबैक कर लो, बहुत सस्ते प्राइस में मिलेगा और बहुत पैसा आ जाएगा भाई सही में। अब बात करते हैं 5वें नंबर पे, जो है भाई अपना अर्शिन कुलकर्णी। मैं चाहता हूँ इसको भी ड्रॉप कर दो, बहुत साल हो गए इस पर ट्रस्ट करते हुए। 2024 से ट्रस्ट कर रहा है एलएसजीज पे, नहीं दे रहा परफॉर्मेंस, निकाल दो भाई, नए बंदों को मौका दो। नंबर 6 पे हिम्मत सिंह को भी निकाल दो, क्योंकि इतना कुछ इंपॉर्टेंट पिक नहीं है, पैसा भी रिलीज़ हो जाएगा, बाकी को भी मौका मिलेगा। अब कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं हिम्मत सिंह को रखने की, तो उसको रख सकते हो। अब नंबर 7 पे थोड़ा शॉकिंग पिक है और मेरे को एलएसजी वाले को पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए भाई इसमें। देखो आप अगर एलएसजी का बैटिंग लाइन देखोगे तो इंग्लिश है, मार्श है, पूरन है। अब तो फिक्स है भाई टॉप 3, अगर अभी भी नहीं खिलाएंगे तो फिर तो एलएसजी हार रहा है। लेकिन अब जिस तरीके के उन्होंने जाते जाते परफॉर्मेंस दिए इन तीनों ने, अब तो ये तीनों फिक्स है। और अब मार्करम क्या करता है, वो भी ओपनिंग करता है, लेकिन मार्करम को चौथे और 5वें खिला नहीं सकते, क्योंकि मार्करम का साइड इशू आता है, फिर आपको भी पता है। तो क्या पता एलएसजी मार्करम को भी रिलीज़ करते हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्करम की जगह नहीं बन रही। एज अ बैकअप मार्करम को रखना मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छी बात नहीं होने वाली, जो मार्करम ही सोचेगा कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एज अ बैकअप मार्करम को सोचो तो निकाल दो भाई, क्योंकि मेन टीम में तो मार्करम की जगह बन रही है। तो मार्करम का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है मार्करम का रिलीज़। अब बात कर लेते हैं इनकी स्ट्रेंथ्स की। देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ जो थी इनका टॉप ऑर्डर, जो था मार्श, इंग्लिश एंड पूरन। भाई इन तीनों ने आतंक मचाया जाते जाते, और फाइनली थोड़ा पोटेंशियल दिखाया एलएसजी में कि यस बैटिंग में पोटेंशियल है। और था यार बैटिंग में पोटेंशियल, पिछले साल भी टॉप 3 ने अच्छा करा था, फालतू छेड़छाड़ करिए। लेकिन होप करता है अगले साल छेड़छाड़ ना करे। और मार्श, इंग्लिश, पूरन, भाई मार्श पूरन भी हटा दो, मार्श और इंग्लिश तो जब एक साथ आ रहे थे ना भाई, एक टाइम पे लग रहा था कि एलएसजी से डेंजरस टीम कोई नहीं है। जैसे आउट होते थे फिर बात खत्म भाई। तो ये जो टॉप 3 बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है रहा है इनका, और यही है अगर इनको आउट कर दोगे तो फिर तो एलएसजी खत्म है। लेकिन ये आउट नहीं हुए तो एलएसजी पूरे गेम में बना रहता था। जितने भी मैच एलएसजी ने जीते, मेनली मैचेस इन्होंने ही जिताए हैं। फिर दूसरा इनका स्ट्रेंथ था भाई पेस बॉलिंग। पेस बॉलिंग ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस साल, फिर चाहे वो मोहसिन हो, फिर चाहे वो शमी हो, फिर चाहे वो प्रिंस यादव हो, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखाया है तीनों ने। और होप करते हैं कि आगे भी दिखाए, जिसमें से मोहसिन एंड प्रिंस तो फ्यूचर है। तो शमी के तो मान ली 1-2 साल ही बचे, लेकिन मोहसिन एंड प्रिंस तो कितने साल खेलेंगे। और ये जो 2 फ्यूचर निकल के आए हैं, बहुत बड़ा पॉजिटिव निकल के आया है एलएसजी के लिए। एंड होप करते हैं ये आगे भी एलएसजी के लिए परफॉर्मेंस दे, और एलएसजी भी यही चाहेगा। अब बात कर लेते हैं इनकी वीकनेस की, जो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा होने वाली है। नंबर 1, लैक ऑफ लीडरशिप भाई, जिसमें मैं मैनेजमेंट एंड कैप्टन दोनों को दोष देना चाहूँगा। पहली बात तो ऋषभ पंत की कैप्टनसी वॉज नॉट एट ऑल गुड। देखो 27 करोड़ जो मिले ना ऋषभ पंत की कैप्टनसी और प्लेयर परफॉर्मेंस देख के बताओ ना, तो ऋषभ पंत मुश्किल से 4 करोड़ डिजर्व करता है। इतनी घटिया कैप्टनसी बैटिंग करी इस बंदे ने। और कैप्टनसी मैं वैसे नहीं बोल रहा भाई, चाहे वो प्लेइंग 11 चेंजेस की बात कर लो, चाहे बॉलिंग रोटेशंस की बात कर लो, चाहे ट्रस्ट बात कर लो, भाई नहीं था भाई। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे तो मात खाई है, लेकिन सिर्फ ऋषभ पंत की गलती नहीं, मैनेजमेंट की गलती है। चाहे वो केन विलियमसन हो, जस्टिन लैंगर हो, कोई भी हो भाई। और यहाँ पे ये सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा मैं, यहाँ पे पंत एंड टॉम मूडी की तरफ से, दोनों की तरफ से आया भी है। पंत ने कितनी बार बोला है पोस्ट मैच इंटरव्यू में कि बहुत सारे जब थॉट्स होते हैं आपके
के डगआउट में बहुत ज़्यादा माइंड्स होते हैं तो उससे लैक ऑफ क्लैरिटी रहती है। वो पंत ने साफ बोला है, जो साफ साफ इंडिकेशन देता है कि जब हर एक धुरंधर आपके डगआउट में रहे हैं तो आप बहुत सारे थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। और टॉम मूडी ने भी जाते जाते ये बोला कि लीडरशिप अभी भी स्टिल क्लियर नहीं है और लीडरशिप के बारे में हम डिसाइड करेंगे। तो भाई अभी भी दिख रहा है कि लीडरशिप में सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज नहीं, इमोशन वाइज भी थोड़े बहुत चल रहे हैं मामला ऊपर नीचे, तो वहाँ पे इनको देखना पड़ेगा। नंबर 2 पे इनकी वीकनेस है भाई पुअर मिडल ऑर्डर यार, बहुत घटिया मिडल ऑर्डर है। क्योंकि जैसे ही पूरन मार्च इंग्लिश आउट हुए, फिर चाहे वो ऋषभ पंत ले लो, एडम मार्क्रम खेला तो उसको ले लो, हिम्मत सिंह, अब्दुल समद, बतौनी अच्छा करा था, लेकिन फिर शाहबाज अहमद, ये जो मिडल ऑर्डर है ना यार, ये अक्षर रघुवंशी, मुकुल चौधरी वन मैच वंडर निकल के आया सिर्फ, ये नहीं था भाई। और इस मिडल ऑर्डर के बदौलत आप जीत भी नहीं सकते। आपका मिडल, इनको अब अपना मिडल ऑर्डर जल्द से जल्द सुधारना पड़ेगा। इस ऑक्शन में तो बहुत मुश्किल है क्योंकि मिनी ऑक्शन है, लेकिन अगला जो मेगा ऑक्शन होगा वहाँ पे एलजी को प्रॉपर टारगेट करना पड़ेगा भाई अपना मिडल ऑर्डर। तो इनको तो बहुत ज़रूरत है भाई मिडल ऑर्डर सुधारने की, बहुत ज़्यादा। और मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनको बोलूँगा भाई ऑलराउंडर्स खरीदो, क्योंकि आप एलजी की टीम देखो ना, नंबर 4 पे पंत आता है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों नहीं करता। नंबर 5 पे अपना बदोनी तो ठीक है, लेकिन समझ जो है वो बैटिंग बॉलिंग दोनों नहीं करता। मुकुल चौधरी बैटिंग बॉलिंग दोनों नहीं करता। अपना ये अश्विन कुलकर्णी बैटिंग बॉलिंग दोनों नहीं करता। अक्षत रघुवंशी बैटिंग बॉलिंग दोनों नहीं करता। तो मतलब ऑलराउंडर्स तो है ही नहीं, नाम का ऑलराउंडर है बस शाहबाज अहमद, सिर्फ शाहबाज अहमद है भाई इनके पास ऑलराउंडर। बाकी देखो मार्श बॉलिंग करता नहीं है, समद बॉलिंग करता नहीं है, शाहबाज बॉलिंग करता है सिर्फ। बाकी अश्विन और बदोनी की बॉलिंग हमने देखी, कितनी ही देखी है भाई। तो नाम के ऑलराउंडर से सिर्फ इनके पास ऑलराउंडर ही नहीं है। तो मिडल ऑर्डर में पहली बात तो फिनिशिंग भी चाहिए और अच्छे ऑलराउंडर्स भी पिक करना भाई। फिर बात करते हैं तीसरी वीकनेस की, जो नोटिस हुई है भाई, प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं था इनको अपने, जो इनके बड़े प्लेयर्स थे उन पर। अब चाहे वो मयंक यादव हो, दिग्विजय शाटी हो, अगर आपको पता हो तो दिग्विजय शाटी ने पिछले साल अच्छा करा था, लेकिन इस साल कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर। मयंक यादव को इन्होंने इस साल 11 करोड़ में लाया, लेकिन पंत ने कब जाके मौका दिया, उसके बाद एक मैच में मौका दिया फिर निकाल दिया, उसके बाद उन्होंने कितनी देर बाद फिर मौका दिया फिर से निकाल दिया। तो या तो आप 11 करोड़ में खरीदो मत, क्योंकि अगर आप 11 करोड़ दे रहे हो किसी पर्टिकुलर प्लेयर को तो इट मीन्स आप उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको ट्रस्ट है उस बंदे पे, तो खिलाओ। लेकिन ये दिखा है कि अपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट ही नहीं दिखा, ना पंत को ना मैनेजमेंट को। यही फिर से लीडरशिप वाली बात आ रही है, क्योंकि तो आप अपने बंदों पे ट्रस्ट क्यों नहीं करे। सिद्धार्थ का भी पोटेंशियल देखे तो बहुत अच्छा था, लेकिन उस पर भी ट्रस्ट नहीं करा इन्होंने। तो भाई इन्होंने अपने बंदों पे ही ट्रस्ट नहीं करा, जिसकी वजह से इनको भुगतान करना पड़ा। मोहसिन खान यार एंड में जाते जाते मोहसिन खान को बाहर करने लग गए यार, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट ही नहीं दिखा इन लोगों का, इसलिए ये टीम अब इस पोजीशन पे खड़ी है। तो ये जो इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, तो स्ट्रेंथ पे तो काम क्या करेंगे, लेकिन वीकनेस जो है इनकी काम करनी पड़ेगी इनको, जो कि जीतना है। अब इनके फ्यूचर प्लान्स क्या होने वाले हैं, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट पहला अच्छा कैप्टन ढूंढो, क्योंकि पंत ने तो ऑफिशियली रिज़ाइन कर दिया है, आपको एक अच्छा कैप्टन चाहिए। हार्दिक पांड्या भी लाइन में चल रहा है, लखनऊ के पास सबसे ज़्यादा चांसेस है हार्दिक को लेने के, तो हार्दिक पांड्या टाइप या फिर जो भी है, पर एक अच्छा कैप्टन चाहिए आपको। बाकी अगर आप फॉरेनर को बताना चाहते हो तो फिर तो आपके पास प्लेंटी ऑप्शन है, आपके पास मिचेल मार्श है, एडम मार्क्रम है, निकोलस पूरन है, फिर तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। लेकिन आप इंडियन बनाना चाहते हो तो आपको चाहिए भाई। फिर दूसरा इनके फ्यूचर प्लान क्या होंगे भाई, जो मैंने बोला कि एक दो अच्छे ऑलराउंडर खरीदो, एक फिनिशर खरीदो मिडल ऑर्डर में, क्योंकि भाई मिडल ऑर्डर बहुत ज़्यादा पुअर है और ऑलराउंडर तो आपके पास नाम के सारे, तो एक दो अच्छे ऑलराउंडर्स, एक अच्छा फिनिशर, आपकी टीम बैलेंस्ड हो जाएगी। तीसरा भाई अच्छा स्पिन कॉम्बिनेशन ढूंढो, क्योंकि दिग्विजय ने जिस तरीके से उस पर ट्रस्ट दिखाया मेरे को समझ आ चुका है इनको बिल्कुल भरोसा नहीं है। बाकी भी सिद्धार्थ है आपके पास, जॉर्ज लिंडा है, ये भाई पोटेंशियल स्पिनर्स नहीं है यार आईपीएल के लेवल पे यार, आपको चाहिए अच्छे स्पिनर्स। तो ये बात हो चुकी है पूरी तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स की। अब बात कर लेते हैं अपन नंबर 9 की टीम, जो है भाई अपनी मुंबई इंडियंस। भाई इस टीम में वीकनेस निकालना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर देखा यार ये तो 90 नंबर की टीम है, निकालते दम वीकनेस। सबसे पहले इनके रिलीजेस की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे मेरे अकॉर्डिंग का रिलीज़ होने चाहिए भाई दीपक चाहर, क्योंकि 9.5 करोड़ में आया बंदा 9.25 करोड़ में, भाई बहुत महंगा पीक है दीपक चाहर। 9.25 करोड़ में कोई नहीं खरीदेगा भाई, या तो बाय बैक कर लेना है फिर छोड़ दो, इतना कोई पोटेंशियल भी नहीं है 9 करोड़ जितना। तो 9 करोड़ में आपको पता नहीं कितने अच्छे बॉलर्स मिल जाएंगे, तो भाई दीपक चाहर को छोड़ दो। नंबर 2 पे अपन सबको पता है हार्दिक पांड्या तो जाएगा, कोई पैसों का इशू नहीं है, कोई परफॉर्मेंस का इशू नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, म्यूचुअल ट्रस्ट की बात है, और उस चक्कर में हार्दिक पांड्या तो 100% इस टीम को छोड़ के जाने वाला है। नंबर 3 पे जो रिलीज़ है वो चाहता हूँ मैं ट्रेंट बोल्ट को भी कर दो भाई, क्योंकि 12.5 करोड़ में आप ट्रेंट बोल्ट को लाए और परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रही है, मुश्किल से 5-6 मैचेस खेले हैं। और अगर आप बाय बैक करना चाहते हो तो ट्रेंट बोल्ट बुरा बॉलर नहीं है, तो बाय बैक कर सकते हो, लेकिन 12.5 करोड़ में मेरे अकॉर्डिंग उससे बहुत सस्ता मिलेगा, 2 गुना सस्ते प्राइस में मिल सकता है, वो आधे प्राइस में ऑलमोस्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पर भी मुंबई फ़ायदा उठा सकता है, बोल्ट को रिलीज़ कर सकता है।
चौथा मैं चाहता हूँ डीकॉक को भी रिलीज़ कर दो यार। देखो मैंने क्या बोला था सीज़न से पहले, मेरे को डीकॉक से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ये आपको एक मैच में अच्छा करके दे देगा, लेकिन बाद के 12-13 मैच में बहुत इनकन्सिस्टेंसी है आजकल डीकॉक की, और वो टाइप का नहीं दिख रहा आजकल डीकॉक का। देखो KKR में भी इसने करा था एक 90+ का स्कोर मारा, लेकिन थ्रू आउट द सीजन फ्लॉप रहा। मुंबई में एक सेंचुरी मारी, लेकिन बाद के 3-4 मैचों में कंटिन्यूस फ्लॉप रहा, जो मैं 100% बोला था आपको। तो डीकॉक की जगह एक अच्छा पोटेंशियल विकेट कीपर आप टारगेट कर सकते हो। ऑप्शन में बहुत सारे आएंगे, किसी को भी टारगेट ना निकलेंगे रिप्लेसमेंट पे, जो कि आपको एक अच्छा बैट्समैन मिल सके। डीकॉक मेरे अकॉर्डिंग नहीं यार, थोड़ा कर सकते हो बैक करना चाहते हो, क्योंकि 1 करोड़ में ही आया है सिर्फ, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपना थोड़ा बैकअप्स, तो हटा सकते हो। 5 नंबर पे भाई रॉबिन मिन्स को निकालो। भाई इस बंदे को रख क्यों रखा है, मुझे समझ नहीं आता। ये बंदा मैच खेलता नहीं है, एक मैच खेलेगा उसमें भी ऐसी परफॉर्मेंस देगा कि धक्का मार के इसको निकालना पड़ेगा। फिर फील्डिंग करने आएगा तो फील्डिंग में वो दीपक चार इसका कैच वैसे ऐसी गलती नहीं थी बेचारी की, लेकिन भाई नहीं, रॉबिन मिन्स को निकाल दो। फालतू रख रखा है टीम में, कोई सेंस नहीं बना रहा रॉबिन मिन्स को रखने का। रॉबिन मिन्स को निकाल देना चाहिए, कोई सेंस नहीं है। अगर आपको इंडियन विकेट कीपर चाहिए, बहुत मिलेंगे अनकैप्ड, आपकी स्काउटिंग टीम काम कर लेगी, लेकिन रॉबिन मिन्स नहीं आई। नंबर 6 पे मैं चाहता हूँ मयंक मार्कंडे को भी निकाल दो, बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया। आपको अच्छा स्पिनर भी चाहिए, तो इसको निकाल के जो थोड़ा बहुत पर्स खाली होगा उसकी जगह अच्छा स्पिनर लिया ना, जो कि आपका और एडवांटेज मिल चुके। देखो रघु शर्मा ने अच्छा इंप्रेस करा है, तो एक अच्छा स्पिनर आपको मिल जाना चाहिए ऑप्शन में आपकी स्काउटिंग टीम की वजह से। तो मार्कंडे को भी निकाल दो, क्योंकि ज़्यादा परफॉर्मेंस आई नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या रही है इस साल। देखो नंबर 1 पे इनकी स्ट्रेंथ रही है फॉरेन प्लेयर्स कंट्रीब्यूशन जो इनका रहा है, क्योंकि फिर चाहे अपन बॉश की बात करें, फिर अपन गजम्फर की बात करें, चाहे विल जैक्स की बात करें, चाहे रिक लिटन की बात करें, चारों और भी बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स थे। रदरफोर्ड ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है यहाँ से देखे तो भाई इनके फॉरेन प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर इनका इंडियन कोड चलता तो बहुत अच्छा होता है इनके लिए, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स ने फाइनली स्टेप अप करा इनके लिए और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया, और यही रीज़न है कि ये थोड़ा पोटेंशियल दिख रहा था। बॉश की बॉलिंग देखो यार, बॉश बुमराह से भी अच्छा, मतलब इनका मेन बॉलर बॉश दिख रहा था मेरे को, कि मेरे को तो लगता था कि कोई विकेट ले नहीं सकता सामने वाले बैटर्स का, लेकिन बॉश ले लेगा। गजनफर को देखो, जब जब इम्पैक्ट चाहिए, जब जब विकेट चाहिए, तो मैंने IPL के दौरान बात करी है कि सूर्या या पे हार्दिक सॉरी, जब भी उसको देखता है ना कि विकेट नहीं आ रहे, वो देता है गजनफर को बॉल, विकेट निकालता है गजनफर। तो भाई यहाँ पे भी पोटेंशियल दिख रहा है। फिर विल जैक्स को देखो, बैटिंग से अच्छा करा, बॉलिंग भी कर रहा है। अभी आरा वाले मैच में विकेट निकाले थे भाई इसने, तो ये भी अच्छा करा। रिक लिटन तो हाईएस्ट रन स्कोरर निकल के आए। तो फॉरेन प्लेयर्स ने इन्होंने स्टेप अप करा, ये चीज़ अच्छी है मुंबई के लिए कि ये अपने फॉरेन कोर को अपने पास रख सकते हैं और उनके अराउंड टीम बना सकते हैं इंडियन प्लेयर की। दूसरा स्ट्रेंथ इनका क्या था कि बहुत सारे कैप्टनसी ऑप्शंस थे। जैसे अभी हार्दिक को निकालेंगे तो इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रोहित है इनके पास, सूर्य कुमार है, तिलक वर्मा जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस है कैप्टन बनने की, खबर आई है रोहित ने बोला है तिलक को बनना चाहिए कैप्टन। फिर बुमराह है, सैंटनर है, तो इनके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शन है भाई कैप्टन के। तो इनको अगर कैप्टन निकाल भी देंगे तो इनका कोई इतना दिक्कत नहीं आने वाला अपना नया कैप्टन चूज़ करने में। बाकी तो इनकी और कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही भाई मेरे को, क्योंकि इतनी अच्छी टीम लेने के बाद अगर नंबर 9 पे फिनिश कर रहे हो ना, तो भाई फिर डूब के बनने वाली बात है। अब बात करते हैं कि वीकनेस की, कि इतनी अच्छी टीम लेके भी क्यों नहीं करा भाई। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने थ्रू आउट द IPL बोला है भाई, थ्रू आउट द IPL बोला है कि लो कंट्रीब्यूशन बाय कोर प्लेयर्स कौन, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ये जो 5 बंदे थे ना, इनकी तरफ से परफॉर्मेंस, तिलक ने तो फिर भी डिसेंट कर लिया, लेकिन ये जो बचे हुए प्लेयर्स हैं इनकी तरफ से परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आई है। और मैं थ्रू आउट द IPL ये बोल रहा हूँ मुंबई के प्रीव्यू मैचेस में कि इन 4-5 को चलना पड़ेगा तो मुंबई जीतेगा, वरना नहीं जीतेगा। लेकिन 4-5 एक भी मैच में नहीं चले, और भाई बहुत घटिया परफॉर्मेंस आई है इन दोनों की तरफ से। तो भाई मुंबई को इन 4-5 दोनों पर या तो रिलीज़ कर दो, या फिर इनको स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े नाम है। तो यही दिक्कत है, बड़े नाम जब आप खरीदते हो ना, तो उनका परफॉर्मेंस नहीं आता, आप उनको रिलीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी बात हो जाती है फिर। तो या तो इनको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, या फिर बड़े कॉल्स देने पड़ेंगे मुंबई इंडियंस को। दूसरा वीकनेस इनका क्या रहा है, वीक पेस बॉलिंग भाई, क्योंकि बुमराह बड़ा नाम, लेकिन परफॉर्मेंस वैसा बिल्कुल नहीं आया। अश्विनी कुमार पोटेंशियल बिल्कुल नहीं दिखा इस साल। दीपक चार बिल्कुल अच्छा नहीं करा। ट्रेंट बोल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं करा। शार्दुल ठाकुर ने विकेट्स निकाले, लेकिन अब वो अकेला क्या ही कर लेता है यार। तो बड़े इन्वेस्ट करा है, बड़ा इन्वेस्ट करा है अपने पेस बॉलिंग में, लेकिन बिल्कुल पोटेंशियल नहीं दिखाया पेस बॉलिंग ने। बड़े नाम है, अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन इस साल किसी की तरफ से ना हार्दिक पांड्या भाई कोई अच्छा फेस बॉलिंग, स्पिनर ने अच्छा करा है, गजनफर ने अच्छा करा है, विल जैक्स ने अच्छा करा है, रघु शर्मा ने अच्छा करा है, लेकिन बाकी देखे तो भाई इनकी तरफ से बिल्कुल पोटेंशियल नहीं दिखा है। और मैं चाहता हूँ कि अगले साल बोल्ट, चार, शार्दुल का मैंने नाम नहीं लिया कि शार्दुल भी निकालना चाहता निकाल दो, और बुमराह के अराउंड एक अच्छी टीम बनाओ जिसमें आप फॉरेन पेसर खरीदो, फॉरेन पेसर तो 100% खरीदो, और साथ ही साथ में आपको 2-3 इंडियन बॉलर्स भाई, तभी आपकी बात बनेगी, वरना नहीं बनने वाली। और नंबर 3 पे इनका सबसे बड़ा वीकनेस, जो सबसे बड़ा था, ये सब रीज़न हटा दो, लेकिन सबसे बड़ा वीकनेस था भाई इनका हाई ईगो क्लैशेस भाई। चाहे फिर वो बिग प्लेयर्स की बात लो, हार देने जाते थे, क्या बोला भाई कि बड़े प्लेयर्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला, और वो मुझसे एक्सपेक्ट करते थे कि मैं उनकी कैप्टनसी में अच्छा करूँ, जो मैंने करा भी, लेकिन मेरी कैप्टनसी में किसी ने अच्छा नहीं करा। मुंबई मैनेजमेंट की तरफ से आई है कि हार्दिक पांड्या को निकालने, IPL खत्म होती
निकालने की बात आ चुकी है। तो भाई ईगो क्लैशेस पूरे थ्रू आउट द आईपीएल चले हैं, वरना इस टाइप की टीम में कोई वीकनेस नहीं है भाई। ये जो मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ ना, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं चले। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हाई ईगो क्लैशेस थे भाई। एंड होप करते हैं कि हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी से हटने से, क्योंकि हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी था मेन फॉल्ट तो इसमें, क्योंकि किसी को हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में खेलना ही नहीं था। मैं तो इस चीज़ से एग्री नहीं करता, लेकिन था तो था यार। अब तो देखो हार्दिक पांड्या कैप्टनसी से हटेगा तो होप करते हैं अब सारे बंदे लाइन पे है और भाई 2 कंट्रीब्यूशन दो थोड़ा यार। अब बात करते हैं कि फ्यूचर प्लान्स की। फ्यूचर प्लान में सबसे पहली बात जो मैंने बताई कि बुमराह के अराउंड अपनी पेस बॉलिंग बनाओ, फॉरेन पेसर लो, इंडियन पेसर लो और उसके अराउंड बॉलिंग बनाओ भाई। नंबर 2 पे भाई आफ्टर हार्दिक पांड्या रिलीज़ आपको एक अच्छा ऑलराउंडर चाहिए भाई। तो आप या तो ट्रेड के अंदर कोई अच्छा ऑलराउंडर लो, या फिर देखो ऑक्शन में तो हार्दिक के लेवल का ऑलराउंडर नहीं मिलेगा। तो होप करते हैं इनको ट्रेड में एक अच्छा ऑलराउंडर मिलना चाहिए, तभी हार्दिक की बात बनेगी, वरना नहीं बनने वाली भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, ये टीम आप बिल्ड भी मत करो, कुछ भी मत करो यार, वैसे कि वैसे चल जाओ, बस म्यूचुअल ट्रस्ट बना के रखो यार। क्योंकि ऐसे ईगो क्लैशेस के साथ कोई सी धुरंधर टीम रख लो लेकिन नहीं जीत सकते। तो अपने म्यूचुअल ट्रस्ट बनाए रखो, ईगो क्लैशेस कम करो, जीत जाओगे यार। ये टीम कहाँ हारने वाली है, नहीं हारने वाली यार, ये ऑन पेपर किसी से नहीं हारने वाली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन तीसरी टीम की, जो होने वाली है अपनी चेन्नई सुपर किंग्स। नंबर 8 की टीम भाई साहब, मुंबई और चेन्नई बॉटम ऑफ द टेबल, किसने सोचा था। तो अब बात करेंगे चेन्नई के रिलीज़ की, तो सबसे पहला प्रशांत वीर भाई, क्योंकि 14 करोड़ में लाए हो भाई। 14 करोड़ कोई नहीं देगा इस साल प्रशांत वीर को, बाय बैक करना है कर लो, और 14 करोड़ से तो बहुत सस्ते में मिलेगा यार। तो 14 करोड़ अपने फ्री करो, प्रशांत वीर को निकालो। नंबर 2 पे कार्तिक शर्मा भाई। कार्तिक शर्मा बुरा प्लेयर नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ अच्छा भी करा है इस साल, लेकिन भाई 14 करोड़ बहुत ज़्यादा है। ऑक्शन में आपको सस्ते में कार्तिक शर्मा को तो मैं बोलूँगा बाय बैक कर लो भाई, वापस कर लो चलेगा। लेकिन 14 करोड़ में कार्तिक शर्मा को ख़रीदना मेरे अकॉर्डिंग सस्ते में मिल सकता है, तो उसको रिलीज़ करा जा सकता है। नंबर 3 पे भाई मैथ्यू शॉट, किसी काम का परफॉर्मेंस दिया नहीं इस बंदे ने, कोई खास कुछ हुआ नहीं। इसकी जगह कोई अच्छा ऑलराउंडर लिविंगस्टन ले लेते, इससे बढ़िया तो यार सस्ते मिल रहा था, उसको अनसोल्ड जाने दे दिया। सही में बताइए, पता नहीं यार, इसको ओपनिंग कराई, बॉलिंग कराई, मिडल ऑर्डर में कराया, सब कराया, इसने मैच मरवाया भाई सीएसके खूब सारे, तो इस बंदे को निकाल दो। नंबर 4 मैट हेनरी। मैट हेनरी मैं तो पहले ही बोला था, ये देखो अच्छा बॉलर है मैट हेनरी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे है, आईपीएल में नहीं करता मैट हेनरी इतना अच्छा, और मैट हेनरी को भी निकाल दो, ज़्यादा कुछ करानी है भाई। नंबर 5 पे खलील अहमद को भी निकाल दो भाई, आपने 4.5 करोड़ में खरीदा है, पर्स फ्री होगा थोड़ा, इसकी जगह अच्छा इंडियन पेसर लिया, क्योंकि 5 मैच में खलील ने सिर्फ 2 विकेट निकाले इस साल, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हाई रहा है और इंजरी कंसर्न भी रहा है, तो भाई आप निकाल सकते हो। उसके बाद करते हैं इनकी स्ट्रेंथ की। देखो चेन्नई का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ, जो सबसे इंपॉर्टेंटली रहा है, वो है भाई संजू सैमसन का परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ऑलमोस्ट 450 रन का सीजन आया है, 2 सेंचुरीज मार दी, स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है, और एक डिपेंडेंसी दिखी है संजू सैमसन पे। और ये भी है कि संजू सैमसन अभी आपको 6-7 साल और देगा, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अब संजू सैमसन का रिटायरमेंट सीएसके टीम में ही आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से संजू सैमसन का परफॉर्मेंस बहुत बड़ा पॉजिटिव है सीएसके के लिए, क्योंकि आप धोनी के जैसा रिप्लेसमेंट ढूंढो, तो विकेट कीपिंग अच्छी कर रहा है बंदा, बैटिंग अच्छी कर रहा है, एंड अगर गायकवाड़ को कैप्टनसी से ना निकालो तो कैप्टनसी भी कर सकता है। तो संजू सैमसन का परफॉर्मेंस बहुत बड़ा पॉजिटिव है सीएसके के लिए। नंबर 2 पे इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो वो था भाई इनका स्पिन डिपार्टमेंट, कि नूर अहमद देखो स्टार्टिंग ऑफ द सीजन अच्छा नहीं करा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्लिकअप करा बहुत अच्छा कवर करा, और फिर अकील हुसैन ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और दोनों यंगस्टर्स हैं। मैं अकील हुसैन इतना यंगस्टर नहीं है, लेकिन फिर भी दे सकता है आपको और साल। तो भाई ये जो 2 बंदे थे, इन्होंने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव दिखाया सीएसके के लिए, और इनको बैक कर सकता है सीएसके, तो ये बड़ा पॉजिटिव है सीएसके के लिए। उसके बाद इनका तीसरा पॉजिटिव था भाई इनका यंग टैलेंट्स, जैसे हो गए अपने महात्रे, कार्तिक शर्मा, सरफराज, उर्विल, ये जो यंगस्टर्स हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और सीएसके के लिए एक अच्छा पॉजिटिव क्या है कि भाई ये बहुत साल खेलने वाले ये बंदे, और अगर 1-2 साल ख़राब भी होंगे तो आप बैक कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने पोटेंशियल दिखाया भाई अपना, इंजरी कंसर्न आए, वरना ये सारे बंदे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। और इन सब ने एक चीज़ अच्छी बताऊँ क्या है, सब ने अपने बदौलत थोड़े थोड़े मैच जीता है। उर्विल वाला मैच है याद है, लखनऊ वाला, उसने जीता है। महात्रे ने तो आपको यार, ऑफ कोर्स महात्रे तो वन ऑफ द ग्रेट परफॉर्मर था आपका, और गायकवाड़ के जब आउट होता था वही संभालता था। कार्तिक शर्मा ने आपको 70 रन के चुनाव देके मैचेस जिताए, सरफराज खान ने मैचेस जिताए, तो सारे बंदे जो मैचेस जिताए आपको, तो आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है सीएसके के लिए। बात करें इनकी वीकनेस की, तो भाई सबसे बड़ा वीकनेस जो इस साल था गायकवाड़ का कैप्टनसी एंड फॉर्म, भाई सबसे इंपॉर्टेंट वीकनेस यही था इनका। जब आप ये इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो जाए तो आपका कैप्टन भी कितना ही कर लेता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग गायकवाड़ की कैप्टनसी थोड़ी बहुत पुअर रहती, डिसीजन मेकिंग पुअर रहती, प्लेइंग 11 चेंजेस जो इसने करे थे वो भी थोड़े ख़राब रहे थे, और फॉर्म की तो बात ही क्या करनी, बहुत ही घटिया फॉर्म था। और गायकवाड़ से मैं फिर बोल रहा हूँ,
1 और साल दे सकता है। सब बोल रहे निकाल दे इसको कैप्टनसी चाहिए, वो नहीं भाई, इसको 2 1 और साल। ये पोटेंशियल वाला बंदा है, कैप्टनसी में 2 या मत दो, पर बैटिंग में तो दो। बहुत पोटेंशियल है गायकवाड़ में, और मैं फिर कह रहा हूँ इसको बैक करो। थोड़ा वीकनेस निकल के आया, मैं होप करता हूँ कि आगे जाके सुधर जाइए। बात करें दूसरी वीकनेस की, तो वो था भाई बड़े प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस नहीं दी है। फिर चाहे वो दुबे हो, फिर चाहे वो ब्रेविस हो, फिर चाहे खलील अहमद हो, और चाहे वो गायकवाड़ हो। भाई किसी बड़े प्लेयर ने जो इनका रहे 1 2 साल इनके साथ, वो किसी ने भी परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो इनके लिए वो बहुत बड़ा इशू निकल के आया है, क्योंकि यंगस्टर ने तो अच्छा करा है। अब देखो बड़े प्लेयर्स भी परफॉर्मेंस देते हैं, कॉर्स जीता सीएसके, लेकिन ये जो बड़े प्लेयर्स थे इन्होंने परफॉर्मेंस ही नहीं दी, और इसकी वजह से इनको खली है भाई ये सीज़न। और अब नंबर 3 पे वीकनेस सबसे बड़ा क्या था भाई, इंजरी कंसर्न। यार देखो कितना ही अच्छा टीम कर लो और अच्छा खेला सीएसके स्टिल इतने इंजरीज के बाद भी, लेकिन भाई जो प्लेयर अच्छा खेल रहा है वो इंजर्ड हो जा रहा है यार। मतलब ऐसा था कि अच्छा तू अच्छा खेल रहा है क्या, तो इंजर्ड है। अब आयुष माथुर अच्छा खेला था, वो इंजर्ड हो गया। ओवरटन अच्छा खेला था, वो इंजर्ड हो गया। रामाकृष्ण घोष आया, एक मैच अच्छा खेला, अगले मैच में वो इंजर्ड हो गया। अरे भाई नेथन एलिस को चांस ही नहीं मिला। ब्रेविस थोड़ा लेट ज्वाइन करा, थाला पूरा सीज़न ही मिस कर दिए। तो भाई ये तो बिल्कुल इंजरी कंसर्न तो बहुत रहे हैं सीएसके के लिए, और सबसे बड़ा इशू ही ये रहा है। बाकी तो ये टीम बुरी नहीं थी भाई, लेकिन इस इंजरी कंसर्न की वजह से भुगतान हुआ है भाई। उसके बाद बात करते हैं कि फ्यूचर प्लान्स की। फ्यूचर प्लान्स में देखो सबसे इंपॉर्टेंट अपना पेस बॉलिंग सॉलिडिफाई करो, अपना पेस बॉलिंग अच्छा करो। क्योंकि देखो खलील रिलीज़ करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अंशुल कंबोज थोड़े रन ज़्यादा खाता है, तो इसको एक सीनियर बॉलर की ज़रूरत है इसके साथ। अगर आप अंशुल कंबोज को एक सीनियर बॉलर लगा दोगे ना, जो इसको थोड़ा गाइड करे, जो पेस बॉलिंग को लीड करे, तो अंशुल कंबोज अच्छा कर लेगा। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रन खा रहा है, तो उसके लिए एक सीनियर बॉलर खरीदिए। नंबर 2 पे एक अच्छा इंडियन पेसर भी खरीदिए, क्योंकि मुकेश चौधरी ने अच्छा प्रॉमिस दिखा है, कंबोज ने अच्छा दिखाया है, तो आप एक और खरीदेंगे। माधवाल है, लेकिन माधवाल का पिछले रिसेंट टाइम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो मैं उस पर इतना ट्रस्ट करने के लिए बोल भी नहीं रहा। तो एक नंबर 2 पे एक अच्छा फिनिशर ढूंढना पड़ेगा सीएसके को भाई, क्योंकि देखो फिनिशिंग बहुत बड़ा इशू रहा है। क्योंकि दुबे ने परफॉर्मेंस नहीं दी है, ब्रेविस ने परफॉर्मेंस नहीं दी है, थाला आ नहीं रहे, प्रशांत वीर पे आप ट्रस्ट कर नहीं सकते, और कार्तिक शर्मा फिनिशिंग डिपार्टमेंट में इतना अच्छा नहीं है। एंकरिंग कर सकता है लेकिन फिनिशिंग नहीं। तो एक अच्छा फिनिशर चाहिए, एक नहीं कम से कम 2 तो चाहिए यार। तो फिनिशिंग अच्छी करनी पड़ेगी सीएसके को अपनी, और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा थाला आएंगे, थाला आ भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यार, क्या एकदम तो पलट थोड़ा देंगे सीएसके को। तो भाई सीएसके को अपनी फिनिशिंग अच्छी करनी पड़ेगी, जो कि उनको एक अच्छा मिल सके। क्योंकि दुबे मान लिया, ब्रेविस मान लिया, लेकिन फॉर्म में नहीं है, तब तक आपको एक वो टेंशन तो है ना यार। और नंबर 3 पे भाई अपने प्लान्स पे स्टिक करो अब, क्योंकि देखो सीएसके का अब के बाद प्लान क्या रहा है, यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट करना है ना, तो करो अब 2-3 साल तक रहो इस प्लान पे, ट्रॉफी ना आए चलेगा, लेकिन और एटलीस्ट अपने प्लान पे स्टिक करो। कार्तिक को दिया है पैसा, रिलीज़ करके वापस खरीदो चलेगा, प्रशांत को रिलीज़ करके वापस खरीदो चलेगा, सरफराज पे इन्वेस्ट करो, माथुरे पे इन्वेस्ट करो, ओवरटन पे इन्वेस्ट करो, यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट करो। अब आपका प्लान है ना, स्टिक करो उस प्लान पे, अब उससे भटकना मत बस। इस साल ने अच्छा करा तो अब वापस चल लेते पुराने प्लेयर्स में, नहीं करो और स्टिक रहो। नहीं मिलेगा तो फिर चेंज कर लेना, लेकिन 1-2 साल और स्टिक रहो, बस इतना ही कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं अपन चौथी टीम की, जो है भाई अपनी कोलकाता नाइट राइडर्स, जो थी अपने 7वें नंबर की टीम। बताओ 7 पे केकेआर, 8वें पे सीएसके, 9वें मुंबई। बताओ यार अच्छी भाई। अब इनकी भी बात कर लेते हैं भाई। इनकी सबसे पहले बात करते हैं रिलीजेस की। नंबर 1 पे इनका रिलीज़ होना चाहिए भाई राहुल त्रिपाठी, क्योंकि राहुल त्रिपाठी को मेरे को समझ नहीं आया लाए क्यों। पहली बात, क्योंकि टॉप ऑर्डर इतना ज़्यादा स्टैक्ड था कि आपको एक अच्छा फिनिशर चाहिए था, लेकिन आप राहुल त्रिपाठी को नंबर 6 पे थोड़ा खिलाओगे। अब तो राहुल त्रिपाठी को मेरे अकॉर्डिंग रखने का कोई सेंस नहीं है टीम में, और इस बंदे को निकाल सकते सीधा साधा एकदम। नंबर 2 पे टिम साइफर्ट को भी निकाल सकते हो। आप बोलोगे भाई टिम साइफर्ट को उसने क्या बुरा करा। देखो टिम साइफर्ट बुरा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ, देखो फिन है ना सॉलिड ओपनर है, और उसको बैक करो। लेकिन टिम साइफर्ट मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा इनकंसिस्टेंसी का शिकार तो है, और कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, विकेट फेंक देता है कभी कभी। मैं चाहता हूँ टिम साइफर्ट को निकाल के एक अच्छा सॉलिड विकेट कीपर ओपनर लिया। और जेम्स स्मिथ का ऑप्शन है आपके पास, जॉनी बेयरस्टो का ऑप्शन है, और भी खूब सारे ऑप्शन है। किसी को भी लियो, बेस प्राइस में हर कोई मिल जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग से टिम साइफर्ट को निकाल सकते हैं। नंबर 3 पे भाई मुजर बानी को भी निकाल दो, क्योंकि आपको बथी राणा की अवेलेबिलिटी पे थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर वो बाई चांस नहीं भी होता अवेलेबल, तो एक अच्छा फॉरेन पेसर खरीद लेना, क्योंकि मुजर बानी पे मेरे को थोड़ा ट्रस्ट कम है। बुरा नहीं है बॉलर, अच्छा बॉलर है, लेकिन मेरे को थोड़ा कम ट्रस्ट है, तो निकाल सकते हैं भाई। नंबर 4 पे रमनदीप सिंह, भाई बहुत बड़ा कॉल ले रहा हूँ ये मैं, लेकिन रमनदीप सिंह को 4 करोड़ में खरीद रखा है केकेआर ने। बुरा प्लेयर नहीं है, पोटेंशियल खूब है, लेकिन सस्ते में खरीद सकते हैं वापस। मेरे अकॉर्डिंग 4 करोड़ में 1-2 करोड़ का फर्क आ सकता है, तो मेरे हिसाब से सस्ते में खरीद सकते हैं रमनदीप सिंह को वापस। नंबर 5 पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, किसी को निकालो मत निकालो, वैभव अरोड़ा तो निकलना चाहिए टीम से। इसको तो बाय बैक भी मत करना भाई, सीधी बात। जो बंदा हर्षित राणा, पथी राणा,
मुस्तफिजुर आकाशदीप के इंजर्ड होने के बावजूद मेन प्लेइंग 11 में अपनी जगह नहीं बना पाया ना, समझ लो उसकी क्या हालत हो चुकी है अब। तो वैभव अरोड़ा को तो धक्के मार के निकाल दो भाई टीम से, बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ अब मैं बोलना नहीं चाहूँगा। और नंबर 6 पे उमरान मलिक को भी निकाल दो, क्योंकि भाई आपने पूरे साल 2 साल इसको रख रखा है। आपने नवदीप सैनी जिसको आपने रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया था, उसको उससे पहले मौका दे दिया, मतलब दिखाता है कि आप उस बंदे पर कितना ट्रस्ट करते हो। तो उमरान मलिक जब आपको ट्रस्ट नहीं है तो रखो मत, निकाल दो भाई, फालतू पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है, फिर आपको पैसा भी लग रखा है फालतू, तो निकाल दो। अब बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ की। देखो इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या था भाई, बॉलिंग ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। फिर कार्तिक हो, वरुण हो, नारायण हो, सौरभ दुबे हो, कैमरन ग्रीन हो, इन्होंने बॉलिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कितनी बड़ी बड़ी टीम को 150 पे रिस्ट्रिक्ट करा है। तो मेरे हिसाब से बॉलिंग जो था इनका सबसे बड़ा क्लच पार्ट था, और यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया केकेआर ने। और बॉलिंग की वजह से ये जो इनका सेकेंड हाफ का कमबैक हुआ था ना, वो मेरे अकॉर्डिंग बॉलिंग की वजह से हुआ था। तो बॉलिंग के लिए पहली बार तो तालियां बनती है, और बॉलिंग अच्छा स्ट्रेंथ निकल के आएगी क्या, क्योंकि बहुत सारे बॉलर्स निकल गए थे यार। मतलब पेस बॉलिंग तो था ही कहीं के पास, लेकिन यंगस्टर बॉलिंग थी, रहाणे की कैप्टनसी भी अच्छी थी, और सबके बदौलत इनकी पेस बॉलिंग ने अच्छा करा है भाई। अब नंबर 2 पे इनकी स्ट्रेंथ क्या है भाई, इनके यंग टैलेंट्स ने स्टेप अप करा है इस बार के आईपीएल में, चाहे वो फिन एलन हो, अंकुरिश रघुवंशी हो, रिंकू सिंह हो, कार्तिक त्यागी हो। ये जो 4-5 प्लेयर्स हैं ना, ये सारे यंगस्टर है जो आपको 10-15 साल और देंगे, और इन सब ने भाई अपना पोटेंशियल पूरा यूज़ करो। सारे के सारे यंगस्टर्स की बदौलत ही मेनली भाई केकेआर जीता है। ये 2 मैच तो एलन लेके गया है। रघुवंशी का परफॉर्मेंस आपको पता ही है, 2 मैच तो रिंकू ने जीता है आपको। कार्तिक त्यागी ने इंपॉर्टेंट यहाँ पे विकेट्स निकाले हैं। तो हर एक यंगस्टर ने भाई अपना परफॉर्मेंस दिया है, और यही सबसे बड़ा रीज़न था केकेआर के कमबैक का। ये बड़ा पॉजिटिव है भाई केकेआर के लिए। नंबर 3 पे भाई सेकेंड हाफ में जो जीते आई है ना, उसकी वजह से जो अगला सीज़न है उसमें खूब मोटिवेशन मिलेगा कि यार टीम तो बुरी नहीं है अपनी, बस थोड़े बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है। बाकी टीम बुरी नहीं है, अच्छा खेल सकती है। और मोटिवेशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे हिसाब से जो मोटिवेशन लेके जाएंगे ना, ये तीसरे सीज़न में काम आएगा इनको, मतलब अगले सीज़न में, और यहाँ पर केकेआर अच्छा कर सकता है। बात करते हैं इनकी वीकनेस की। वीकनेस में सबसे बड़ा वीकनेस अभी कैप्टनसी का। देखो मान लीजिए सेकंड हाफ में काफ़ी अच्छी कैप्टनसी करी रहाणे ने, और मैं उसकी दाद भी देता हूँ कि उसने स्टेप अप नहीं करा, भागा नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और अच्छा करा, इस टीम को लीड करा, इंजर्ड टीम को लीड करा। लेकिन भाई अब आपको चाहिए एक अच्छा कैप्टन, क्योंकि रहाणे का भी देखो 37-38 साल का हो चुका है। अब आप ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते रहाणे में, ये भी बात है। और देखो स्ट्राइकर का भी इशू रहा है, बैटिंग फॉर्म का भी इशू रहा है, तो आप अपनी टीम का कॉम्पोजिशन भी थोड़ा ख़राब कर रहे हो उस चक्कर में। तो रहाणे को टीम में रख सकते हो, मैंने रिलीज़ करने के लिए बोला भी नहीं, टीम में रख लो बैकअप की तरीके से, लेकिन कैप्टन नहीं। आपको हार्दिक पांड्या को टारगेट करना पड़ेगा, या फिर किसी भी कैप्टन को टारगेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको यंग कैप्टन चाहिए, थोड़ा अच्छा कैप्टन चाहिए। नंबर 2 पे भाई फिनिशिंग एरिया थोड़ा दिक्कत लग रहा है, क्योंकि देखो रिंकू सिंह के बाद देखे तो रमनदीप सिंह आता है, अनुकूल रॉय आता है, सुनील नारायण आता है, तेजस्वी सिंह दहिया आते हैं। ये सारे फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, जिस वजह से फिनिशिंग बहुत वीक लगता है ऑन पेपर, और ऑन पेपर नहीं वैसे भी वीक ही है, इतने रन आते ही नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग केकेआर को अगले साल तेजस्वी को मौका दे सकते हैं, क्योंकि यंगस्टर है, क्या पता अच्छा कर दे। लेकिन एक अच्छा फिनिशर भी लेना चाहिए टीम में, जो अटैकिंग खेल सके, और स्काउटिंग टीम को यहाँ पे अच्छा काम करना पड़ेगा। तो एक अच्छा फिनिशर चाहिए केकेआर को, जो कि उनकी बात बन सके भाई अगले साल के लिए। अब तीसरी बात करते हैं कि वीकनेस की, जो था भाई इनकन्सिस्टेंसी अमंग प्लेयर्स भाई, क्योंकि देखो तो फिन एलन थोड़े मैच में अच्छा करा, फिर फ्लॉप हो गया। अपना रिंकू सिंह स्टार्टिंग ऑफ द फेज़ बिल्कुल घटिया गया, लेकिन फिर अच्छा करा। फिर कार्तिक त्यागी देखो कुछ मैच में तो ऐसा लगा कि भाई तगड़ी बॉलिंग कर दी, कुछ मैच लगा इससे घटिया बॉलर कोई नहीं है। वैभव ने तो पूरे साल ही कंसिस्टेंटली घटिया बॉलिंग करी है। तो भाई ये जो इनकन्सिस्टेंसी का था ना, वो भाई थोड़ा दिक्कत की बात रही है केकेआर के लिए, और वहाँ पे इनको थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि देखो इनकन्सिस्टेंसी से आप 12 पॉइंट, 13 पॉइंट, 14 पॉइंट पे पहुँच सकते हो, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्वालिफाई भी कर जाओगे तो टॉप 2 में नहीं कर पाओगे। तो इनकन्सिस्टेंसी आपको हटानी पड़ेगी, क्योंकि प्लेयर्स आपके पास अच्छे हैं। तो इनकन्सिस्टेंसी जो दिक्कत है उसको हटाइए, और अपनी बात बनाइए भाई थोड़ी बहुत। भाई बात करते हैं कि फ्यूचर प्लान्स की। फ्यूचर प्लान्स में मेरे हिसाब से वो मैंने बोला कैप्टन नया चाहिए, क्योंकि रहाणे थोड़ा उम्र में बड़ा है, थोड़ा आपको अग्रेसिव कैप्टन चाहिए, मिडिल ऑर्डर का कैप्टन चाहिए, मैं बोलूँ हार्दिक चाहिए। तो कैप्टन चाहिए सबसे बड़ी बात तो। और दूसरी चीज़ क्या चाहिए आपको, एक अच्छा क्वालिटी फॉरेन पेसर, क्योंकि देखो पथी राणा इंजर्ड रहता है, और मेरे को ये भी नहीं समझ आता कि वो अगले साल खेलेगा भी नहीं खेलेगा। उस बंदे पर ट्रस्ट ही नहीं भाई मेरे को, वो कभी भी इंजर्ड हो सकता है। तो आपको पथी राणा की जगह तो नहीं, लेकिन पथी राणा को रख सकते हो, विश्वास कर सकते हो उस बंदे पे, लेकिन पथी राणा का बैकअप बहुत अच्छा पेसर चाहिए। ये वैसे बैकअप नहीं कि जो पथी राणा अगर नहीं खेला, तो अगर पथी राणा इंजर्ड हो गया ना तो झट से ला पाओ। मुजरमानी मेरे अकॉर्डिंग इतना कोई खास बैकअप था नहीं, तो पथी राणा की जगह अच्छा फॉरेन पेसर लाओ भाई। क्वाइटजी है, बहुत सारे ऑप्शन है, बैटमैन है, किसी को भी लाओ, लेकिन अच्छा फॉरेन पेसर आपको टारगेट करना पड़ेगा। पथी राणा खेल जाए तो और अच्छी बात है भाई। तो ये बात हो जाएगी केकेआर की, ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग इनकी बात बन जाएगी। और ये था इनका पूरा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब बात करते हैं अपनी लास्ट टीम की, जो है भाई दिल्ली कैपिटल्स। इनके रिलीज़ की बात करें तो नंबर 1 पे आकिब नबी को रिलीज़ करके भाई इनको थोड़ा पर्स फ्री करना चाहिए, क्योंकि 8.5 करोड़ में आकिब नबी लिया है।
बोलर बुरा नहीं है, वापस बाय बैक कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा है, तो मेरे हिसाब से पर्स फ्री होगा। नंबर 2 पे भाई मुकेश कुमार भाई, 8 करोड़ में ले रखा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा मुकेश कुमार को 8 करोड़ कौन देता है भाई। इस बंदे को झट से रिलीज़ करो भाई, अपना पर्स थोड़ा खाली करो और एक अच्छा बॉलर ले आओ, इसकी जगह कुछ भी ले आओ, लेकिन भाई इसको खाली करो भाई। नंबर 3 पे नटराजन 10.5 करोड़ का आया भाई, ये भी नटराजन अच्छा बॉलर है और इसको वापस बाय बैक करना, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, लेकिन 10.5 करोड़ में नहीं, थोड़े सस्ते प्राइस में मिल जाए तो अच्छी बात होगी। नंबर 4 पर रेहान अहमद लाए थे बेन टिकट की जगह, और मेरे हिसाब से वो फोर्स ही था, तो उसको भी निकाल देना चाहिए, फालतू पर्स भी खाली होगा, परफॉर्मेंस तो इतना आएगा भी नहीं रेहान अहमद का। उसके बाद नंबर 5 पे भाई मैं चाहता हूँ कि चमीरा को भी रिलीज़ कर दे, क्योंकि देखो आपके पास मिचेल स्टार्क, लुंगी एंगडी, काइल जेमिसन है, तो चमीरा को रखने का इतना कोई सेंस नहीं है। अगर आपको फॉरेन पेसर ही चाहिए तो मच बेटर ऑप्शन है भाई ऑप्शन में। चमीरा आईपीएल में इतना कभी पोटेंशियल अपना दिखाया भी नहीं है, हमेशा रन ही खाए इस बंदे ने, तो इसको भी निकाल सकते हैं। नंबर 6 पे 100% इस बंदे को निकालना भाई, वो है करुण नायर। करुण नायर को आपको निकालना ही निकालना है भाई, क्योंकि इसने ही आधे से ज़्यादा मैच मरवाया पहली बार तो दिल्ली के, वो कैचेस छोड़ के, परफॉर्मेंस इतनी घटिया। तो भाई करुण नायर एजड भी हो चुका है बहुत ज़्यादा, कोई ज़रूरत है नहीं आपके नंबर 3 पे, इतने स्टार्स प्लेयर पड़े हैं। आपने पृथ्वी शॉ की जगह इसको मौका दिया पहली बार, तो ये भी पता नहीं क्या लीडरशिप है, लेकिन करुण नायर को निकाल सकते हैं भाई, और उसकी जगह किसी को भी टारगेट करो, या फिर नहीं भी करोगे ना पैसा बच जाएगा भाई, कुछ भी कर लो यार उस पैसों से, ऐश करो, जाओ ऐश करो, लेकिन करुण नायर को निकाल दो भाई। उसके बाद बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ में भाई मेरे अकॉर्डिंग का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इस साल रहा है मिडल ऑर्डर पे, चाहे ट्रिस्टन स्टब्स का इतना अच्छा सीजन नहीं है, लेकिन स्टब्स, मिलर, आशुतोष, अगर आपने देखो तो दिल्ली ने बहुत सारे मैचेस ऐसे जीते हैं कि अर्ली विकेट्स खो दिए, 3-4 मैच 4 विकेट हमेशा खोता है दिल्ली, लेकिन फिर वहाँ से जीता था। स्टार्टिंग 2 मैच में तो ऐसे ही जीता था, समीर भी मैन ऑफ द मैच बना था, तो भाई वहाँ से यहाँ पे से पता लगता है कि मिडल ऑर्डर ने सही में अच्छा करा है, और आशुतोष ने भी अच्छा करा है इस साल। तो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इनका यही रहा है कि मिडल ऑर्डर ने इस साल परफॉर्मेंस दी है। अगर टॉप ऑर्डर और अच्छा करता कंसिस्टेंटली तो मे बी क्वालिफाई भी कर जाते। नंबर 2 पे यंग गन्स परफॉर्म कर रहे थे भाई इनके, चाहे वो माधव हो, पे चाहे आशुतोष हो, पे चाहे पोरेल हो, पे चाहे पराग हो, ये जो 4-5 प्लेयर्स हैं ना, ये यंग गन्स थे जो थे, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सबसे बड़ा पॉजिटिव भाई माधव तिवारी भाई, मैंने क्या बोला था यार, कि मैं तो पहले बोल दिया ना कि अगर डीसी अगले साल क्वालिफाई कर रहा है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल होने वाला है माधव तिवारी का, क्योंकि भाई पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है। अब डीसी में देखो ना, एक लेग स्पिन ऑलराउंडर भी है, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर भी है, और डीसी फैंस तो थोड़े नाराज भी थे कि भाई माधव तिवारी था कहाँ अब तक, लेकिन एटलीस्ट आपको मिल चुका है, अच्छा यंगस्टर मिल चुका है, ऑलराउंडर मिल चुका है भाई, तो खुश रहो भाई। माधव तिवारी देखो बाकी सबने अच्छा करा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग माधव तिवारी सबसे बड़ा पॉजिटिव निकल के आया है कि डीसी के लिए इस साल, तो डीसी को इसको बैक करना चाहिए, और बहुत अच्छा पॉजिटिव है इसी डीसी के लिए। एंड नंबर 3 पे भाई केएल राहुल का परफॉर्मेंस यार, सबसे इंपॉर्टेंटली, क्योंकि हम सब कल तक क्या बात करते थे कि केएल राहुल ठीक है 500 रन तो दे रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट का इशू है, रन तेज नहीं आते, लेकिन भाई इस साल 180 का स्ट्राइक, विराट कोहली से भी ज़्यादा स्ट्राइक रेट मारे हैं भाई इस बंदे ने, और 550 रन का सीजन तो फिर भी दे दिया, 150 रन ही मार दिए एक मैच में यार। तो केएल राहुल का परफॉर्मेंस सबसे बड़ा एसेट रहा है। अगर इसके अराउंड 1-2-3 अच्छे कंसिस्टेंट टॉप ऑर्डर बैटर्स आ गए, फिनिशिंग आपकी अच्छी है, मिडिल ऑर्डर अच्छा है, टॉप ऑर्डर में राहुल के साथ 1-2 बंदे और ले आओ भाई, आपकी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग देखने लग जाएगी, क्योंकि राहुल तो बहुत कंसिस्टेंट है, और स्ट्राइक रेट का इशू भी खत्म कर दिया भाई इस साल। तो राहुल का परफॉर्मेंस पहली बार तो तालियां बनती है उस बंदे के लिए, और डीसी के लिए काफ़ी बड़ा वो ही है पॉजिटिव कि राहुल इतने अच्छे तरीके से खेल रहा है। अब बात करते हैं कि वीकनेस की। वीकनेस में मेरे अकॉर्डिंग इनका सबसे बड़ा वीकनेस अभी कैप्टनसी है, मैनेजमेंट। क्यों? सबसे पहली बात तो भाई इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद जो इन्होंने फ्रीक्वेंट चेंजेस करे हैं ना भाई, वो सबसे घटिया थे, क्योंकि भाई इन पर किसी प्लेयर पर ट्रस्ट ही नहीं था। कभी आशुतोष को बाहर कर दिया, तो अब इन्होंने देखा पे आशुतोष सिंह को मैचेस जीता है, रिजवी ने को मैचेस जीता है, उसको बाहर कर दिया, विपराज सिंह को मैचेस जीता है, उसको बाहर कर दिया, जिसने नहीं जीता है करुण नायर उसको खिला रहे हैं, पर पोरेल को बाहर कर दिया जिसने इनको 49 से बचाया। तो भाई ये पता नहीं क्या लीडरशिप थी, क्या कैप्टनसी थी, क्या मैनेजमेंट का इशू भी था, क्योंकि ये जो हेमांग बदानी है भाई, इसकी कोचिंग बहुत घटिया रही है इस साल भाई, और कैप्टनसी भी अक्षर पटेल की इतनी अच्छी नहीं है। अब बोलोगे 14 पॉइंट तक पहुंचे हैं, कुछ अच्छे मैच हारे। भाई देखो जिस तरीके का डीसी ऑन पेपर टीम है ना, मैंने इसको 10/10 रेटिंग दी थी ऑक्शन के जस्ट बाद, और मेरे अकॉर्डिंग ये नंबर 1 फिनिश कर रहे थे ऑक्शन पे। इस टीम के साथ मैं 16 पॉइंट्स पे जस्टिफाई कर रहा हूँ खुद को, तो मतलब मान लो डीसी का स्तर कितना घटिया गिरा है इस साल। तो मेरे अकॉर्डिंग कैप्टनसी तो बहुत घटिया रही है, और मैनेजमेंट का इशू रहा है, क्योंकि प्लेयर्स पर ट्रस्ट ही नहीं कराना यार, बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस, इतने सारे चेंजेस करने की ज़रूरत। कभी मिलर को बाहर कर दिया, फिर निशंका को बाहर कर दिया, अरे भाई नहीं करने होते इतने चेंजेस। तो ये सबसे बड़ा वीकनेस रहा है इनका, और ये भुगतान भी करें उस चीज़ का। नंबर 2 पे इनका वीकनेस क्या था? लैक ऑफ रोल क्लैरिटी। कभी कभी अक्षर आगे आ रहा था, कभी बॉलिंग ऑप्शन देखो ना भाई, कभी कोई भी मिडल ऑर्डर में डाल रहा है, कोई भी डेथ में डाल रहा है, कोई भी पावर प्ले में डाल रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं थी रोल में। कभी स्टब्स को फिनिशिंग लिए भेज दिया, कभी आगे भेज दिया, कभी आशुतोष को खिला रहे हैं, कभी नहीं खिला रहे, तो क्लैरिटी बिल्कुल नहीं थी रोल में। कभी करुण नायर को खिला दिया, कभी नीतीश राणा को खिला दिया, कभी साहिल पराग को खिला दिया, कभी अभिषेक पोरे को खिला दिया। चल क्या रहा है?
चल क्या रहा है भाई। तो सबसे बड़ा वीकनेस ये था भाई, क्लैरिटी नहीं थी रोल में, और कैप्टनसी मैनेजमेंट का इशू तो बहुत बड़ा था। तो मेरे हिसाब से डीसी को जल्द से जल्द ये सुधारना चाहिए अगले साल तक। और देखो ऑन पेपर इनकी टीम फिर बता रहा हूँ 2 साल से बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बस ये 2 चीज़ें घटिया जो चीज़ें कर रहे हैं ना, खुद से ही कर रहे हैं सारी चीज़ें। ये सुधार लेनी चाहिए जो कि इनका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होए और ये जीते भाई। अब बात करते हैं कि फ्यूचर प्लान्स की। तो फ्यूचर प्लान में सबसे पहली बात तो कैप्टन अच्छा चाहिए भाई। देखो अक्षर पटेल लिए बुरा लग रहा है बोलते हुए, लेकिन भाई जिस तरीके की आपको टीम मिली थी ना 2 साल में, आपको करना चाहिए था भाई, आपको अच्छा करना चाहिए था। आप टॉप 2 छोड़ो भाई, तो क्वालिफाई ही नहीं कर रहे यार। तो मेरे अकॉर्डिंग कैप्टन अच्छा चाहिए डीसी को, बहुत जल्द से जल्द। कैप्टनसी अक्षर ने नहीं करी अच्छी है यार, एक अच्छा कैप्टन चाहिए, अग्रेसिव कैप्टन चाहिए जो कि इस टीम को लीड कर सके, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है यार, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। उसके बाद भाई मैनेजमेंट में चेंजेस चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कोचिंग स्टाफ, बॉलिंग, ये जो कोचिंग स्टाफ है, मैनेजमेंट स्टाफ है, ये जो कोचिंग स्टाफ है, इसमें भी चेंजेस कर दो भाई, क्योंकि अकेले कैप्टन की भी गलती नहीं है भाई, प्लेइंग 11 चेंजेस में तो इनकी भी गलती है, क्लैरिटी ऑफ रोल में तो इनकी भी गलती है ना। तो भाई अगर हो सके तो मैनेजमेंट के रोल को भी चेंज करो, कोच को भी चेंज करो, किसी को भी करो, लेकिन यहाँ पे भी चेंजेस होने चाहिए। और नंबर 3 पे भाई गुड ओवरसीज टॉप और प्लेयर चाहिए भाई इनको, क्योंकि निशंका ने अच्छा करे लेकिन थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी दिखी है। उसके बाद पराग को लाए, वो भी कभी चला कभी नहीं चला, करुण नायक को लाए, वो भी चला कभी नहीं चला, राणा लाए, वो भी कभी चला कभी नहीं चला, तो इनकन्सिस्टेंसी दिखी है यार। तो सबसे पहली बात तो भाई आपको क्या करना है, एक अच्छा टॉप ऑर्डर फॉरेन प्लेयर चाहिए जो इजीली मिल जाएगा। ओवरसीज़ प्लेयर आपको टॉप ऑर्डर के लिए वो ले लो राहुल के साथ, जो कि अगर एक कंसिस्टेंट बैटर मिल गया आपकी बात बन जाएगी भाई सही में। तो वो ट्राई करो पिक करने का, निशंका को एज अ बैकअप रखो। नंबर 3 पे किसी को भी खिलाओ, फिर आपकी मिडल ऑर्डर सॉर्टेड है, लोअर ऑर्डर सॉर्टेड है, बॉलिंग अच्छी है, बॉलिंग में चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉलिंग में भी दिक्कत नहीं है ना। देखो बॉलिंग का क्या है, डीसी के बॉलर्स ने इस साल सबसे कम विकेट्स निकाले हैं, और उसके पैरेलल एक और रिकॉर्ड बताऊँ कि डीसी के फील्डर्स ने इस साल सबसे ज़्यादा कैचेस छोड़े हैं। तो वही बात है ना, कैचेस छोड़ोगे तो बॉलर्स कम विकेट निकालेंगे। चाहे वो कुलदीप ले लो, तो कुलदीप तो बहुत बड़ा एसेट था, लेकिन उसने विकेट्स ही नहीं निकाले इस साल, तो बहुत बड़ा इशू रहा है कुलदीप के साथ भी। और कैचेस इतने सारे छोड़े हैं, तो ये जो 1-2 चीज़ें इस पर भी इंप्रूव करो, बाकी आपकी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये हो चुकी है पाँचों की पाँचों टीमों की बात। अब अगली वीडियो में अपन 5 टीम, टॉप की 5 टीमें उनके बारे में बात करेंगे। अब आगे आप बताना आपका क्या राय है हर टीम के बारे में, और आप बताना जो भी मैंने हर एक टॉपिक के बारे में बात करी है ना, रिलीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, फ्यूचर प्लान्स, इसके बारे में आप भी बताना। आपकी जो टीम है आप क्या चाहते हो उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।